नमस्कार दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखी है अपने स्क्रीन पर, ये एक्चुअली में इंडियन फ्लैग की वीडियो है ओस्टानकिनो टावर पर। ओस्टानकिनो टावर मॉस्को के अंदर में प्रेजेंट है और आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली फॉरेन ट्रिप जो है वो रशिया में हुई है और रशिया इंडिया समिट 22nd रशिया इंडिया समिट हो रहा है, उसका आज डे 2 है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचे हैं तो ये ओस्टानकिनो टावर जो है वहाँ पर ये इंडियन फ्लैग को आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ये वीडियो को लगाने का मकसद ये था कि इंडियन फ्लैग को देख करके बीइंग एन इंडियन आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी जगह पर ये इंडियन फ्लैग दिख रहा है आपको। ये ओस्टानकिनो टावर जो है ये यूरोप का सबसे फ्री लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू है। तो आप समझ सकते हो कि यूरोप के सबसे फ्री लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू में इंडियन फ्लैग को देख करके जो खुशी आपको हुई है वो ही मुझे भी हुई थी, इसीलिए इस वीडियो को पर्पसली वहाँ पर लगा दिया गया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ओस्टानकिनो टावर का, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है मॉस्को के मतलब रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर ये बहुत खुशी का अनुभव हुआ है। अब आगे चल करके इससे आपको इस वीडियो के अंदर में ये समझना है कि इस इंडिया रशिया समिट का सिग्निफिकेंस क्या है और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं वो किन किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो पहला दिन तो वार्म वेलकम और इन सारी चीज़ों में निकल गया, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है कि आज उसका दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के बाद अब जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है प्रधानमंत्री की वो ऑस्ट्रिया में होने वाली है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि इस दूसरे दिन में किस किस एजेंडों पर रशिया से हम डिस्कस करेंगे, क्या बातचीत होगी और उसका क्या परिणाम निकलेगा। अब यहाँ पर ना एक मैसेज तो बहुत क्लियरली दे दिया गया है इंडिया द्वारा। अब कोशिश क्या हो रही थी आपने पता है कि रशिया को तो इस समय इंडिया की काफ़ी ज़रूरत है, जैसे चाइना की काफ़ी ज़रूरत है वैसे इंडिया की भी काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज वो एक वॉर के टाइम पर है, इकॉनमी बहुत बुरे हाल में गुजर रही है अभी उसकी, काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर है, सैंक्शंस लगाने की पूरी कोशिश है और रशिया उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी तरफ यूएस भी सेम चीज़ कर रहा है। यूएस और रशिया दोनों ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो उनके साइड से रहे या उनके साइड में रहे, तो इसकी कोशिश दोनों तरफ से चल रही थी। ये वो वाली चीज़ हो गई थी ना कि जैसे दो लड़के हैं और दोनों को एक ही लड़की पसंद है और फिर कोई टिफ़िन में कोई अपना कुछ खाना बना करके ले आता है, कोई पेंटिंग बना करके ले आता है खुश करने की कोशिश में। तो यहाँ पर एक मैसेज बहुत क्लियरली इंडिया द्वारा दे दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि 2019 में 2019 में जो इंडिया रशिया समिट हुआ था उसमें गए थे और उसके बाद 2021 में समिट हुई थी। अब 2021 के बाद 2022 में आपको पता ही है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ वॉर में चला जाता है, तो उसके बाद समिट नहीं हो पाई थी। 2024 में इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली फॉरेन ट्रिप है जो कि रशिया में है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि रशिया जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इस क्लियर चीज़ में। तो यूएस को यहाँ पर ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है इंडिया द्वारा। अब रही बात दूसरी चीज़ की कि कौन किसके साथ साइड में करेगा, मतलब आप रशियन ब्लॉक में जाओगे या आप यूएस के ब्लॉक में जाओगे। अब यूएस का जो ब्लॉक है उसमें तो क्लियरली हमारी आइडियोलॉजी ही मैच नहीं करती, तो वहाँ पर जाने से कोई बात ही नहीं रही। और दूसरी तरफ रशिया का जो ब्लॉक है उसमें चाइना मौजूद है। चाइना के साथ आपके लैंड इश्यूज़ हैं, चाइना के साथ हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, तो आप चाइना के साथ कैसे जा सकते हो उस ब्लॉक में। तो यहाँ पर इंडिया ने दूसरा मैसेज भी दे दिया है साफ साफ कि क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आगे चल करके भी हम डिस्कस करेंगे कि डे 2 में क्या डिस्कस होने वाला है। इसमें रशिया यूक्रेन का वॉर डिस्कस होने वाला है, पीस डिस्कस होने वाला है, सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो यहाँ पर इंडिया ये मैसेज भी दे चुका है कि हम बहुत न्यूट्रल हैं, हम किसी भी पावर ब्लॉक में नहीं हैं। और अब ये जो वर्ल्ड है ना इसकी जो डायनेमिक्स है वो 3 साइडेड डायनेमिक्स है, वो 3 तरीके से शेयर होगी। तो इंडिया इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ एंड इंडिया विल बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इसका मैसेज कैसे दिया गया है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। तो अब देखो पहला दिन जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22nd इंडिया रशिया समिट के अंदर में, वो पहला दिन बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ज़बरदस्त वार्म वेलकम हुआ। और अब यहाँ पर आपको इस चीज़ को कंपेयर करना है जी जिनपिंग के वेलकम से। जी जिनपिंग रशिया गए थे, अब जी जिनपिंग का जो पूरा वेलकम देखो आप, जी जिनपिंग का अगर आप देखो रशिया का वेलकम कैसे हुआ था तो इट वॉज वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ द वेलकम। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लियरली एक एज मिला है बीइंग एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटसेल्फ, वो एक क्लियर एज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत ज़बरदस्त वेलकम मिला है। जिस तरीके से वो मतलब हग्स हुए, जिस तरीके से वो पूरा उनको घुमा रहे हैं, जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि बहुत पर्सनल टच दिखाई दिया। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देके इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। ये आप पूरा जो ऑरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस चीज़ को आप मानिए कि वो पर्सनल टच देने में बहुत माहिर हैं। और इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे अभी इंडियन टीम के साथ में
प्रधानमंत्री की एक मीटिंग थी जहां पर बातचीत हुई। अब उस बातचीत में हमने देखा कि बहुत पर्सनल टच करने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री, लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में बातें और इन सब के बारे में बातें, और लोग शॉक्ड हो जा रहे थे। जैसे आपने एग्जांपल देखा कि शिवम दुबे उनके पास पहुंचे और उनको उन्होंने बोला, और भदोई एक जगह है उत्तर प्रदेश में, और शिवम दुबे का वो ही वॉज सो शॉक्ड, वो वापस उनसे पूछते हैं कि सर आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे सब पता है। तो ये क्या है? अब नरेंद्र मोदी खुद तो गूगल पे सर्च करके पता नहीं कर रहे होंगे, या पूरे देश के सारे नागरिकों को तो जानते नहीं होंगे, तो ये पता कहाँ से चल रहा है? ये उनकी टीम जो है वो उनको ब्रीफ कर रही है, कंप्लीट ब्रीफिंग। और ये सब भी एक पूरे मतलब आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें आता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब ये प्रधानमंत्री रशिया जा रहे थे उससे पहले व्लादिमीर पुतिन से कहना कि हम बायलैटरल कॉपरेशन यहाँ पर स्थापित करेंगे, माय फ्रेंड, यहाँ पर माय फ्रेंड शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, और इस वक्त शब्द का प्रयोग करना एक पर्सनल रिलेशन स्थापित करने जैसा होता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो ज़बरदस्त है, और इसी वजह से वो हमेशा ये करने में कामयाब हो पाते हैं। और इसीलिए आप जी जिनपिंग के वेलकम में और पीएम ऑफ इंडिया के वेलकम में बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो, और वो डिफरेंस साफ साफ यहाँ पर दिखाई दिया। अब जो पहले दिन की टॉक्स हुई, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ करके प्राइवेट डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, और उस डिनर पे रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस हुई वो ये डिस्कस हुआ कि यार बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो रशियन आर्मी में अभी लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के वॉर में, और इन इंडियंस को ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में भर्ती कराया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। कहा गया कि कम से कम 20 आदमी जो हैं उनको ये एजेंट्स जो हैं, ये फ्रॉड एजेंट्स जो हैं, वो उनको नौकरी के बहाने यहाँ पर ले आए कि भाई बहुत हाई पेइंग जॉब आपको दिलवा देंगे, और ज़बरदस्ती फिर आर्मी में भर्ती करवा दिया। और इन 20 लोगों में से मतलब 4 जो इंडियंस हैं उनकी तो डेथ भी हो चुकी है, 10 तो भाग आए अपने घर पर वापस, और अभी भी 35-40 इंडियंस ऐसे हैं जो कि रशियन आर्मी में फंसे हुए हैं, और ये मैटर बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से इस चीज़ के ऊपर बात हुई कि यार इनको डिस्चार्ज करो, और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है कि सारे इंडियंस जिनको ज़बरदस्ती आपने रशियन आर्मी में भर्ती किया हुआ है इनको आप डिस्चार्ज करिए, इनको नहीं रखना। बिकॉज पिछली बार हमारे एस जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि मैटर जो है वो बहुत ग्रेव कंसर्न का मैटर है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि हमारे इंडियंस को ज़बरदस्ती वहाँ पर आर्मी में भर्ती करा करके वहाँ पर लड़ाई लड़वाई जा रही है, जिसमें 4 इंडियंस की डेथ भी हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा तूल भी पकड़ा था, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, बिकॉज रशिया आपका इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो रशिया आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो गवर्नमेंट से पूछा जा रहा था। तो उसके ऊपर सबसे पहला मुद्दा उनका इसीलिए यही था कि इन लड़कों को जिनको ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में भर्ती कराया गया है उनको किसी तरीके से छुड़ा करके वापस अपने देश लाया जाए। तो इसीलिए जो प्राइवेट डिनर पार्टी हुई वहाँ पर ये चीज़ सबसे पहली चीज़ डिस्कस हुई है, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको पुतिन ने डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे भी दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डे है आज का दिन, यानी कि डे 2, और इस दिन में सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली बात होगी, और 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगते हैं वो ट्रेड और एनर्जी के ऊपर बात होगी, और ये रशिया के साइड से बात होगी। बिकॉज इस समय ट्रेड और एनर्जी में सबसे ज़्यादा नुकसान, हालांकि आगे मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर सब में बात होगी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, बट ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के एनर्जी और ट्रेड के ऊपर जो बात करनी है वो रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है पिछले 2 साल में तो ये रशिया का हुआ है। और रशिया देखो, एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से इंडिया और चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया है, दैट इज़ ऑसम सपोर्ट, और कहीं ना कहीं वो रशिया को पता भी है कि मुझे इनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। जैसे आप देखो कि वो चाइना के साथ रहना और चाइना के साथ बार बार मीटिंग्स करना, तो वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का आप एजेंडा समझो, दैट चाइना इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर देम राइट नाउ, एंड देन सेकंड बिगेस्ट मार्केट इज़ इंडिया फॉर देम। तो ये रशिया को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब रशिया कहीं ना कहीं ये एनर्जी और ट्रेड सेक्टर पर बातचीत करेगा, बिकॉज इसमें उसको बहुत नुकसान हुआ, और नुकसान का कारण क्या था? नुकसान का कारण था ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये ही इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी स्टैंडिंग दिलाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, इसको आप समझने की कोशिश करना, और इंडिया इस पर ज़रूर बात करेगा रशिया से। अब यहाँ पर इंडिया की जिम्मेदारी क्या है? इंडिया ने, आपको पता है कि पिछले साल मतलब 2022 में एससीओ की समिट हुई थी, और एससीओ की समिट में 2022 में प्रधानमंत्री ने बोला था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का टाइम नहीं है, ये वॉर का एरा नहीं है, और इसमें किसी भी तरीके की वॉर्स नहीं होने चाहिए। वही सेम चीज़ वो यहाँ पर भी जब ये डिस्कस करेंगे रशिया और यूक्रेन का इशू, तो वही सेम चीज़ वो रिट्रेट करेंगे कि भाई
इस वॉर को अब आप रहने दीजिए, अब इसमें ख़त्म करिए, बहुत टेरिटरी आपने गेन कर ली है वैसे भी, और अब यहाँ पर सीज फायर साइन कर लीजिए। तो इसमें रशिया का भी फ़ायदा हो जाएगा और इंडिया का फ़ायदा कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ना बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए। क्यों कहा था उन्होंने? स्विट्ज़रलैंड समिट थी उस टाइम पर, क्यों कहा था कि इंडिया को इसमें इंटरवीन करना चाहिए? बिकॉज ही नोज कि वेस्टर्न कंट्रीज आपस में अग्रीमेंट करके या आपस में कोई सुलह करके, रशिया तो वहाँ पर पार्टी है नहीं ना, रशिया के ब्लॉक का कोई आ रहा है वहाँ पर, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज कोई निर्णय ले भी लेंगी तो ये रशिया मानेगा थोड़ी, या रशिया सीज फायर साइन थोड़ी करेगा, वो तो मेरे ऊपर अटैक करता ही रहेगा। तो इस पूरे स्विट्जरलैंड समिट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो मतलब इसका कब होगा? जब रशिया का कोई बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर या खुद रशिया आ करके एक टेबल पर बैठ करके बात करे। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें इंटरवीन करो, आप इस पूरे मैटर को सुलझाने की कोशिश करो। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल हो जाता है कि वो एक टेबल पर बैठा करके रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सुलझवा दे अपने लेवल पर, तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर इंडिया की स्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज अगर आप जितने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखो जिनके आज तक जिनका वर्चस्व चलता था, जैसे यूएस की बड़ी भद पिट गई, अफगानिस्तान के चक्कर में बहुत पिटी, उस इजराइल के चक्कर में बहुत पिटी, पूरे मिडिल ईस्ट में मैस कर दिया, अफ्रीका में मैस कर दिया फ्रांस ने। उसके बाद रशिया का यूक्रेन से चल ही रहा है। चाइना को लोग अग्रेसर मानते हैं, अग्रेसर है भी चाइना। उसके बाद आप देख लीजिए कि उसके बाद आप आगे और बढ़िए, ब्रिटिश का हालत ख़राब हो चुका है, ब्रिटेन का इकोनॉमिकल जो आपने देखा, जो ब्रेग्जिट था वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गया उनके ऊपर। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं सब बैकफुट पे हैं इस टाइम पर, और इंडिया इसको अगर चाहे तो बहुत अच्छे से बुना सकता है। और उसके पास सबसे बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को बुनाने की, तो वो है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो डिस्कशन होगा, उसके बाद जो निर्णय आएंगे इसके ऊपर, जो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर इंडिया के लिए। तो अगर एक टेबल पर बैठा करके इंडिया ये मामला सुलझवा देता है, तो एक इंडिया ने पूरे दुनिया को ये मैसेज देना क्लियर हो जाएगा कि देखो भाई, ये जो हमारा पूरा, हम जो कहते थे कि हम बहुत एक पीसफुल कंट्री हैं, वो हमने प्रूफ करके भी दिखाया है, और रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हमने सुलझवा दिया है। तो ग्लोबल स्टैंडिंग में इंडिया की स्टैंडिंग बहुत ऊपर आ जाएगी। और दूसरा मैसेज ये चला जाएगा कि नाउ देयर इज़ द थर्ड वर्ल्ड, देयर इज़ द थर्ड पावर ब्लॉक इन द वर्ल्ड। जो दो पावर ब्लॉक थे यूएस रशिया, उसके अलावा एक थर्ड पावर ब्लॉक है जो ग्लोबल साउथ है, और इंडिया इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ एंड इंडिया विल बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। और हम वॉर के साथ में नहीं हैं बिल्कुल भी, हम पीस के साथ हैं, हम एक्चुअल में पीस के साथ हैं। हम पीस सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम पीस करके भी दिखाते हैं। वो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जो कि इंडिया इस पूरे वर्ल्ड को दे पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, सिग्निफिकेंस रशिया यूक्रेन समिट का क्या है, इंटरनल चीज़ें जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर हम एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे इस पूरे समिट से, वो ये है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो बातचीत होगी उसका क्या निर्णय। अब देखो, ये एनर्जी, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिस्कशन 22 रशिया और इंडिया समिट जो है 22 हो चुकी हैं। तो हर समिट में ये बात होती है। पिछले समिट में अगर आप 2019 में देखोगे तो हमने टोटल 58 MOU साइन किए थे रशिया के साथ में। तो इस बार भी ऐसे कुछ MOU साइन होते हुए नजर आएंगे आपको। बट यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे विजिट की? एक सबसे पहली सिग्निफिकेंस है कि इलेक्शन के बाद जो पहली फॉरेन ट्रिप है प्रधानमंत्री की, वो रशिया है। तो एक मैसेज तो वो क्लियर चला गया। और दूसरी सिग्निफिकेंस, ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, तो इससे इस पूरे बातचीत के ऊपर जो निर्णय निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी CSE 2025 का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए अनअकैडमी ने राहें बहुत आसान कर दी है। अभी तो हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया था, बहुत बड़ा हमारा ऑफर चल रहा था जब हम 24,999 में वो कोर्स दे रहे थे आपको। लेकिन अब 8 जुलाई पार हो चुकी है, अब 9 जुलाई आ चुकी है, तो ऑब्वियसली वो कोर्स फीस जो है वो बढ़ चुकी है। अब ये कोर्स फीस 29,999 की, लेकिन अभी भी अगर आप कंपेयर करो तो जहां पर आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो रहे थे, उसके हिसाब से 29,999 में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इसमें आपका GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। आपको बाहर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। अगर आप इस प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, रशिया इंडिया समिट 2024 22 रशिया इंडिया समिट 2024 की पूरी सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी।
कि जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग में इंडिया के लिए कहाँ फायदेमंद है, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।